आंध्र प्रदेश की श्रिम्प इंडस्ट्री। तो अब बहुत ज़्यादा लोकल पीपल हैं जो श्रिम्प्स की यहाँ पे फिशिंग सेक्टर में ही आता है। पहली चीज तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी आ गई आपकी, एनिमल हस्बेंड्री आ गई, और डेयरिंग एक ही मिनिस्ट्री है, उसी के अंडर श्रिम्प्स भी आ जाते हैं। फिशिंग सेक्टर के ही अंडर इसको हम काउंट कर लेते हैं। और अगर ग्लोबली देखोगे तो फिशिंग सेक्टर के अंदर इंडिया का रैंक है सेकंड पे, और फर्स्ट पे कौन होगा? चाइना। चाइना चाइना है। अब श्रिम्प अगर स्पेसिफिक बोलूं तो इंडिया के जो कॉम्पिटिटर हैं वो सोचो कहाँ के हैं। आप नहीं सोचोगे उधर की, मतलब दूर की कंट्री है थोड़ी। चलो हिंट देती हूँ, साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन। नहीं नहीं नहीं। जो गैलापागोस आइलैंड जहां पे लाया करते हैं, जिनकी टेरिटरी गैलापागोस आइलैंड भी है। तो पहुंचो। इक्वाडोर, वेरी गुड, इक्वाडोर। चलो इक्वाडोर कॉम्पिटिटर है अच्छा खासा, पर उनके ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम लगे हैं। अब हमारे ऊपर क्या क्या चीजें लगी हैं उससे भी पहले श्रिम्प्स देख लो, ये क्या होते हैं, आपके स्टेट एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जो श्रिम्प्स होते हैं छोटे छोटे साइज के होते हैं, साइड में देख लो प्लेट में सर्व है। और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों में ही सर्वाइव कर जाते हैं। और जहाँ जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दोनों ही जगहों पे सर्वाइव कर जाए तो उसका जो सेक्टर होता है वो और ज्यादा बूस्ट कर सकता है। नहीं तो आपके लिए स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है कि फ्रेश वाटर ही होना चाहिए या फिर सॉल्ट वाटर ही होना चाहिए, तो ये दोनों में रह लेता है। एंड ये क्रस्टेशियन है। अब देखो हमारे कुछ किंगडम्स होते हैं, जैसे प्लांटे किंगडम आपने सुना होगा, सारे प्लांट्स उसमें आ जाएंगे। फंगी किंगडम सुना होगा, सारे फंगस उसमें आ जाएंगे। वैसे ही एक एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया, जहां पे सारे एनिमल्स आ जाएंगे, जिसमें क्रस्टेशियंस को भी इंक्लूड करा गया। अब कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक, सुनाइए। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। लो भाई, स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछते हैं हायरार्की से, या तो सबसे इजी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो आपका आ जाएगा स्पीशी, और अगर बड़ी यूनिट पूछ ली जाए तो किंगडम। इससे भी आगे होती हैं वैसे चीजें, यहाँ पे डोमेन होता है, और इससे भी बड़ा क्या है? जिंदगी, लाइफ। यहाँ से चीजें शुरू होती हैं, फिर उनको आप डिवाइड करते हो। तो या तो अरेंजमेंट के लिए आते हैं कि ऑर्डर में बताइए फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आपको ये वाला अगर पैटर्न पता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसका किंगडम क्या है? एनिमेलिया है। श्रिम्प के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन स्टेट एग्जाम के अंदर। एंड फाइलम क्या है? तो अर्थ्रोपोड है। अर्थ्रो का मतलब बायो वाला कोई, ज्वाइंटेड, एंड पोड मतलब फीट। ठीक है, पैर ऐसे नहीं जैसे अपने पैर होते हैं, थोड़ा टांग को भी साथ में इंक्लूड कर लिया होता है इनके। और सब फाइलम क्या आएगा? तो जो वर्ड भी यूज करा जाता है, मेन्यू के ऊपर भी लिखा होता है कि क्रस्टेशियन वाली सी फूड की कैटेगरी है, तो क्रस्टेशियन में ही आते हैं। स्क्वेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं। अब स्क्वेंजर अगर पानी गंदा होगा, वहां पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको ये खा लेंगे, मतलब फिल्टर फीडर की तरह एक्ट करते हैं, सफाई कर देते हैं उस एरिया की। और क्रस्टेशियन के साथ ही लाए करते हैं जहां पे आप क्रैब्स, लॉबस्टर और भी बाकी चीजों को पढ़ते हो। और याद रखिएगा, ये याद ही कर लो, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी जो ये एक्सोस्केलेटन है बाहर वाली बॉडी, इसमें काइटिन होता है। वैसे काइटिन आप किसकी कॉम्पोजिशन पढ़ते हो, किस सेल की कॉम्पोजिशन होती है मेनली? किसने बोला? फंगस। फंगस के केस में आप ज्यादा पढ़ते हो, पर इनकी बॉडी जो होती है इसमें भी काइटिन आपको मिल जाता है। सेल्यूलोज किस सेल में होता है? प्लांट में। वो जुगाले नहीं कर रहे होते, वो सेल्यूलोज को ही डाइजेस्ट करने की ट्राई करते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स। अब आ जाओ टैरिफ्स के ऊपर। अब देखो पहले तो क्या क्या चीजें इंपोज करी गई। 25% आपको पता है रेसिप्रोकल टैरिफ से, 25% आपको पता है पेनल्टी लिवाए है। उसके बाद 5.76% काउंटर वेलिंग ड्यूटी है। किसी को पता हो काउंटर वेलिंग ड्यूटी? रुक लो अब 2 मिनट, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। और दूसरी है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये आपको पता भी होगी। डंपिंग, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ ही आपने बेच दी किसी कंट्री में लाके हल्के प्राइस के ऊपर, तो उससे क्या हुआ? डोमेस्टिक मार्केट हिट करेगी, तो उनके ऊपर कोई टैक्स लगाया गया। तो मतलब जो टोटल इफेक्टिव टैरिफ बन गया वो 50% भी नहीं है, अराउंड 59.72%, मतलब 60% के आसपास ही पहुंचा दिया। कहाँ पे आप पहले कल क्या पढ़ रहे थे? 25+, अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर दी। पहले कितना हम पे करते थे टैरिफ? तो 10% था, सीधा इंक्रीज कितने का आया? 15% का। अब सोचो, जो एक्सपोर्टर होते हैं और जो फार्मर होते हैं, फार्मर का मेन काम क्या है? फार्मिंग करना। जो श्रिम्प्स हैं उनको क्या क्या चीजें चाहिए ग्रोथ करवाने के लिए, वो उनका मेन फोकस होता है। अब ये तो फार्म का काम था, फार्मर का काम था। फार्म मतलब पूरी की पूरी वो बिल्डिंग जहां पे वो काम कर रहे हैं। एंड जो बेच रहे हैं बाहर उनको क्या बोलते हैं? अब एक्सपोर्टर देखेगा कि यूएस वालों ने तो इतने सारे टैरिफ्स लगा दिए, अपना प्रॉफिट कहाँ जाएगा? तो ये किसको एक्सप्लॉइट करेंगे? जैसे सब करते हैं,
फार्मर्स को, ये भी एक्सप्लॉइट करेंगे कि प्राइसेस वहां पे ही ड्रॉप हो चुके हैं तो हम आपसे सस्ते में ही खरीदेंगे। एक्सप्लॉइटेशन किसकी सबसे ज्यादा होती है? फार्मर, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए होता है कि जितना आ रहा था हर साल 1-2% ऊपर नीचे चल जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है। बाकी ये भी किससे ट्राई करते हैं कि किसको एक्सप्लॉइट कर लें यहाँ पे? फार्मर्स को। तो एक चीज अपने को क्लियर है, सबसे पहले क्या हिट होने वाली है यहाँ पे? जो लोकल इकोनॉमी है। और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी श्रिम्प फार्मिंग्स आपको मिल जाएंगी। कोस्टल एरिया है, ठीक है, रेलिवेंट कंडीशंस है एनवायरमेंट की भी। अब देखते हैं बाकी की ड्यूटीज पर। उससे भी पहले जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं ये कितना टैरिफ दे रहे थे पहले? 10%। मतलब वो 7 और 6 अगस्त वाली डेट्स है। पहले हम 10% दे रहे थे। एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी थी? तो 4.5%। बेशक इसको रिड्यूस करा है, पर ओवरऑल अगर देखोगे तो वो वैसे 59.72% पहुंच चुका है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद दूसरी काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो थी वो पहले 5.8% थी, अभी कितने देख रहे हो? 5.76%। थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, 0 पॉइंट समथिंग माइनस कर लो। तो टोटल इफेक्टिव अगर देखोगे वो तो फिर भी ज्यादा है, ठीक है। इसका तो क्या ही फर्क पड़ा, ये जो रिड्यूस कर दी इन्होंने। एनीवेज, अब क्या हुआ? 25% जब आपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, पहले कितना दिया? 10%, 25% कर दिया, कितना रेस कर गया? सीधा 15%। पीछे ये ड्यूटीज मैंने आपको बता दी। अब जो इंडिया के कॉम्पिटिटर हैं, जैसे इक्वाडोर आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे एक कंट्री मिल जाएगी। ये कौन सी आइलैंड्स है? कौन गया था वहां पे? वेरी गुड, किसने बोला ये? वेरी गुड, डार्विन। ये क्वेश्चन आपके हरियाणा के पेपर में आता है। डार्विन फेवरेट है उनका, तो डार्विन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। एनीवेज, ये गैलापागोस आइलैंड और किसकी टेरिटरी है? तो आंसर इज इक्वाडोर। इक्वाडोर की बॉर्डरिंग कंट्रीज, ऊपर की तरफ देखोगे कोलंबिया है, नीचे की तरफ पेरू। कैपिटल क्या है इक्वाडोर की? क्यूटो, QUITO। दो ही बॉर्डर करती हैं इसको कंट्रीज, याद रखना। नॉर्थ की तरफ कौन सी आई? कोलंबिया। एंड साउथ की तरफ कौन सी आ गई? पेरू। और वेस्टर्न साइड पे कौन सा वाटर बॉडी है? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या इक्वाडोर को एंडीज माउंटेन टच करती हैं? टोटल कितनी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जो एंडीज माउंटेन को टच करती हैं? 7, ठीक है। कहां से शुरू होती है नितिन? कहां पे खत्म होती है ये बता दो, कौन सी कंट्री में? अर्जेंटीना। आज नितिन बहुत सारे हो गए हैं क्लास में, चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है ऐसे। नहीं नहीं नितिन, इट्स ओके, समझे नहीं आप? पुराना हो गया ये वाला जोक, तो अब नया लाऊंगी अब। चलो ठीक है, वेनेजुएला से ये शुरू होती है और आपकी अर्जेंटीना तक जाती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। टोटल 7 कंट्रीज हैं जहां पे एंडीज माउंटेन जाती है। अमृत, इक्वाडोर की कैपिटल? क्विटो, ठीक है। हाँ जी पवदीप, आप बताइए बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, गुड। और वाटर बॉडी कौन सी आती है वेस्टर्न साइड पे? प्रेरणा। एक तरफ पानी पानी है ना, कौन सा पानी है? अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन? पक्का? ठीक है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, मैं देखती हूँ आपके मैसेजेस। आजकल पता नहीं, ध्यान ही नहीं रहता, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। अब इंडिया की अगर फिशिंग प्रोडक्शन में आप रैंकिंग देखोगे तो सेकंड पे है। प्रीलिम्स की स्टेटमेंट वेरी रेलिवेंट, इसको ध्यान में रखना। राइस का जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीट का पूछा जा सकता है, फिशिंग का भी पूछा जा सकता है। 8% हमारा ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में शेयर रहता है, जबकि आप चाइना को अगर देखोगे तो फर्स्ट रैंक पे यही है और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 35%। अब वही है ना बात, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका ज्यादा डेवलप होगा उनकी मार्केट में कंट्रीब्यूशन उतनी ही ज्यादा रहेगी। चाइना सेकेंडरी सेक्टर में काफी इंप्रूव कर चुका है। अब 8 मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको मिल जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, कौन से एरियाज होंगे? कोस्टल या लैंड वाले? कोस्टल एरियाज आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी डिफरेंट स्कीम्स लाई गई हैं श्रिम्प की प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली प्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे, फार्मिंग ज्यादा बेटर वर्ड है। अब आ जाओ, ये जो कुछ आपने ड्यूटीज पढ़ी, सबसे पहले टैरिफ आपने क्या देखा था कल? जैसे इंडिया ने किसको बेचा कुछ? यूएस को। तो जब यूएस हमसे खरीदेगा तो यहाँ पे एक टैरिफ लगेगा जो किसको जाएगा? इंडिया को। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी आपने यहाँ पे इम्पोज करी। उसके बाद आई थी डंपिंग। डंपिंग में आपने क्या देखा था? चाइना का एग्जाम्पल, स्टील वाला बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है। स्टील बहुत ज्यादा बनाएगा चाइना और सारा का सारा डंप कहाँ पे कर देगा जाके?
इंडिया में फिर हम एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बिठाते हैं कि चेक करो कहाँ से ये डंपिंग आती है, फिर हम देखते हैं कि चाइना से तो डायरेक्ट आई नहीं थी, वो तो साउथ ईस्ट एशिया से आई थी। देखा था ना कंबोडिया, सी फॉर कंबोडिया, सी फॉर चाइना, तो प्रो चाइना अप्रोच रहती है। तो इन्हें कंट्रीज पे हमने ऊपर से उनको अपने प्रेफरेंशियल लिस्ट में भी ऐड कर रखा है, तो उनको पैसा भी नहीं देना पड़ता और डंप भी कर लेते हैं। अब ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, ये जो डंपिंग करी, अब इससे जो लोकल मार्केट होगी, डोमेस्टिक मार्केट होगी, स्पेशली डोमेस्टिक वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो अपनी कंट्री की मार्केट होगी वो हिट कर जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इनके ऊपर भी पैसा चार्ज कर दिया कि आपको एक ड्यूटी देनी पड़ेगी, फिर आप डंप कर लो चाहे से, ताकि मार्केट में ज्यादा डिस्पैरिटी ना आए। उसके बाद आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। कल एक शुगर का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, सब्सिडीज मेन फोकस हमने किया था। सब्सिडी सरकारें क्या करती हैं, अपने फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। ये गवर्नमेंट है, ये सब्सिडी है, ये फार्मर है। अब ये सब्सिडी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है सीड्स प्रोवाइड कर दिए, हो सकता है फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर दिए, हो सकता है केंचुए प्रोवाइड कर दिए, वर्मी कंपोस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें सब्सिडी की फॉर्म में हो सकती हैं। अब जैसे प्रोवाइड करी तो फार्मर को हेल्प हो जाती है, जो सीड पे पैसा लगना था वो भी बच गया, या फिर केंचुए खरीदने पड़ते, फ्री में दे दिए सरकार ने, तो इसके पैसे भी बच गए, क्योंकि खाद अच्छी बनेगी, ह्यूमस अच्छा बनेगा। अब क्या होता है, कई बार कुछ सरकारें, जैसे इंडिया भी करता है ये, चाइना भी करता है, बहुत सारी कंट्रीज करती हैं। ब्राजील वाले हमारे अगेंस्ट केस भी फाइल करते हैं आईसीजे के पास जाके कि ये तो शुगर के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फार्मर्स को, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स सफर कर रहे हैं। तो ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, ये इन सब्सिडी को रिड्यूस करवाने के लिए या कैंसिल करवाने के लिए इंप्लीमेंट करी जाती है किसी भी कंट्री के द्वारा। तो यूएस ने क्या किया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज करी, किसके ऊपर, हमारी गवर्नमेंट को ये चीज पुश करवाने के लिए कि जो सब्सिडी आप दे रहे हो ना इस फिशिंग सेक्टर के अंदर या फिर श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए, वो रिड्यूस हो जाए या फिर आप कैंसिल ही कर दो, ताकि ये टैरिफ जो है, मतलब थ्रेटन कर दिया हमें, इसी को तो बोलते हैं टैरिफ वॉर। ठीक है, थ्रेटन कर रहे हैं पैसे के बेसिस पे, टैरिफ का नाम ले लेके, ड्यूटीज इंपोज करके। डन। काउंटर वेलिंग ने क्या किया, सब्सिडी को ऑफसेट करा, कैंसिल कर दो या फिर रिड्यूस कर दो। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसकी बात हुई थी। अब इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे, सबसे पहले तो प्राइस ड्रॉप। देखो, जो एक्सपोर्टर है, इन्होंने प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट किससे होगी, फार्मर से, खरीदारी, क्योंकि हमने चेन पढ़ी, यहाँ पे फार्मर्स है, यहाँ एक्सपोर्टर है। एक दिन भी डिस्कशन हुआ था, जैसे हिमाचल से भी एक्सपोर्ट होता है, वहां पे तो गवर्नमेंट को इंक्लूड भी नहीं करते, वो वहीं से एक्सपोर्ट हो जाता है। जो तो बड़ा सा लाला होगा वो कर लेगा बैलेंस, उसको पता होता है, अवेयरनेस होती है। फार्मर्स को क्या पता होता है, ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कौन कर देते हैं उनको, कई बार एक्सपोर्टर ही करते हैं, फार्मर्स को पता नहीं होती चीजें। एनीवेज, अब देखो, पहले 270 रुपए से लेके, मतलब कम से कम 230 रुपए तक खरीद लेते थे ये, जो भी ये फिशिंग सेक्टर के अंदर आप श्रिम्प पढ़ रहे हो। अब कितने पे ले रहे हैं, 40 रुपए पर किलो। 270 से सीधा कहां पे रिडक्शन कर दी, 40 रुपए पे। किससे प्रोक्योरमेंट करी, फार्मर से। लॉस किसका हुआ, फार्मर का। इन्होंने तो कर लिया ना बैलेंस, पहले 270 का खरीद रहे थे, अब कहाँ 40 रुपए पे उसको रिडक्शन कर दी हुई है पर केजी के हिसाब से। दूसरा, बर्डन शिफ्ट, अगेन बर्डन किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, फार्मर की तरफ। तुमने कंट्री को कुछ लेसन दिया, सरकार को कुछ लेसन दिया ना दिया, अल्टीमेटली कौन यहाँ पे सफर हुआ दोबारा से, फार्मर। इकोनॉमिक स्केल, तो यहाँ पे देखो 30,000 करोड़ का श्रिम्प से ही एनुअली आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस कर लेता है, तो ये भी तो हिट करेगा। लोकल इकोनॉमी तो हिट हुई, फार्मर एक्सप्लॉइट हुए, इकोनॉमी भी हिट करेगी। इससे रिडक्शन लगा लो, 59.76% तक हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पे 15% था इन टोटो। अभी 30,000 करोड़ है, इसका आप सी सेट लगा लेना। उसके बाद इम्प्लीकेशंस, तो फार्मर की जो इनकम है ये भी ड्रॉप करेगी, 270 से सीधा 1 किलो जा रहा है अब 40 रुपए का। देन मार्केट अनसर्टिनिटी, अब आ गई ना फूड की बात। तभी बोला जाता है कि जो फूड है और दूसरा फ्यूल है, सबसे ज्यादा मार्केट को फ्लक्चुएट करवाते हैं। तभी इन्फ्लेशन को काउंट करने के भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आप फूड एंड फ्यूल को बाहर भी निकाल देते हो, ताकि फ्लक्चुएशन हमें ना दिखाई दे। उसके बाद सप्लाई चेन स्ट्रेस। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत, श्रिम्प तो प्रोड्यूस हो रहे थे, फार्मिंग उनकी चल रही थी, वो तो प्रोडक्शन हो चुकी है, बेचने भी पड़ेंगे। कौन, मतलब अपनी कंट्री के अंदर भी कितना ही खाएंगे, या फिर चलो जापान में बेच दिए, यूरोपियन यूनियन में बेच दिए, पर यूएस एक बड़ी मार्केट थी जो हमसे खरीद रही थी। तो हमारे पास एंड पे क्या होगा, बहुत ज्यादा बल्क में मटेरियल हो जाएगा, तो उससे प्राइस और क्या करेंगे, ड्रॉप कर जाएंगे, क्योंकि फिर कंपल्शन बन जाएगी कि अगर बेचा नहीं तो अपने पास खराब होएगा। क्या रीजन है, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक्सपोर्टर्स को पता होता है आगे क्या करना है, पर फिर से कौन सफर करा यहाँ पे लास्ट में, फार्मर सफर करे। एंड दूसरा आ जाएगा पोटेंशियल डोमेस्टिक ओवर सप्लाई, ये मैंने आपको दोनों मर्ज करके बता दिए। ओवर सप्लाई तो होगी, सरप्लस में प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रखी है, टैरिफ्स आपने बाद में लगाए, ठीक है, तो ओवर सप्लाई रहेगी। देन पॉसिबल रिस्पॉन्सेज क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो बोला कि नया एक्सपोर्ट
मार्केट को हमें सीख करना पड़ेगा। खैर जापान, यूरोपियन यूनियन में हम पहले से बेच रहे हैं तो ये कुछ नया पॉइंट नहीं है। उतनी बड़ी मार्केट नहीं है खाने वाली श्रिम्प्स को जितनी बड़ी अपने को यूएस में मिल जाती है। नेगोशिएट ट्रेड रिलीफ और एग्जेम्पशन विद द यूएस, बात करी जाए ट्रम्प से तो सनक गया है वो। आपने एक टर्म सुनी है सतरे बतरे, हिमाचल में बड़ी यूज होती है, क्या बोलते हैं उसको, सतरे बतरे। एक उम्र होती है इंसान की, फिर उसको जब ना वो लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं फिर उनका दिमाग थोड़ा सटकने लग जाता है, उनको लगता है हम ही ठीक बोल रहे हैं, बाकी सब गलत है। तो वैसे अब ट्रम्प के साथ हुआ है, बुढ़ाऊ हो चुके हैं तो उनको अब वो सतरे बतरे वाली फीलिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे नेगोशिएशन वाला मुझे तो नहीं लगता ये फुलफिल होगा। वही चीजें होंगी, पार्लियामेंट के अंदर कॉन्वर्सेशन चलेगी, मेरे को कॉल आया, एक बोलेगा कॉल आएगा, दूसरी तरफ से बोलेगा मैंने कॉल नहीं किया था, वही बचेगा एट दी एंड। देन गवर्नमेंट सपोर्ट और सब्सिडी फॉर अफेक्टेड फार्मर्स। एक तरफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगी कि सरकारें जो सब्सिडी दे रही थी उसको रिड्यूस करे। अब यहाँ पे फार्मर्स अफेक्ट हुए, क्यों हुए, आपने पीछे सारा रीजन देख लिया। अब इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को और सपोर्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब सपोर्ट देगा तो ये भी किससे पैसे लेंगे, फ्रॉम द पब्लिक, जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस मतलब इकोनॉमी ऐसे ही घूमती है आपकी। देन एनकरेज डोमेस्टिक कंजप्शन। अब यहाँ पे बोला है डोमेस्टिक कंजप्शन इंक्रीज करी जाए, तो आप में से कितने हैं नॉन वेजिटेरियन, थोड़ा सपोर्ट करो, मतलब श्रिम्प्स कर लो परचेज, 270 रुपए किलो, नहीं है कोई नहीं नॉन वेजिटेरियन। मतलब मेरे को तो नहीं लगे ये अच्छे, जो भी ये पॉसिबल चीजें बताई गई हैं। तुम बताओ यहाँ पे कैसे इसको इम्प्रूव करा जा सकता है, एक आधा पॉइंट बताओ। ठीक है, ठीक है, बस दिक्कत ये है ना कि हमने जो प्रोडक्शन करनी थी बेचने के लिए वो हो चुकी है, और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है नहीं अपने पास। हाँ जी, पहले आप बता दो। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ बोलते चलो, मैं लिख रही हूँ। हाँ, ये वाला सजेशन मैंने भी लिखा था आंसर में, कि मिक्स फार्मिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तालाब में होती है ना ये सारी चीजें, एक तरफ आप मछलियां भी रख लो, पर होता क्या है, फार्मर्स एक ही जगह पे फोकस हो जाते हैं, वो देखते हैं कि इसमें ज्यादा बेनिफिट अपना होता है। तो ये तो फार्मर एंड से हो गया लेसन, पर अब चीजें बदल चुकी हैं, अब क्या किया जा सकता है। वो तो हमने देख लिया ना, ये अवेलेबल रहते हैं, ये सॉल्ट वाटर है चाहे से फ्रेश वाटर है, यही तो इनका फायदा है, तो आप किसी में भी डाल दो ये सर्वाइव कर लेते हैं। हाँ ठीक है, रुको रुको, ठीक है। प्लांट्स देखे आपने जहाँ पे फिशिंग होती है, ऐसे नहीं होता, चैम्बर्स बने होते हैं प्रॉपर, सेग्रीगेट करके रखा गया होता है। और जहाँ पे लगता है ना, जैसे मछलियों का ही केस आपने बोला, दोनों का कंपेयर कर लेंगे बाद में, वहां पे देखा जाता है कौन सी मछलियां ज्यादा डिजीज को प्रॉन हो रही है, उनको पहले ही किल कर दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है, या फिर किसी लोकल मार्केट के अंदर बेच भी दिया जाता है कि इनको तो कुछ नहीं होता, मतलब स्टिग्मेटाइज हो गया। बाकी हाँ, पॉइंट इज गुड, इसको आप नेगेटिव नोशन में ऐड कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब ये पंजाब में फेल हुआ जो मिक्स फार्मिंग का आप कॉन्सेप्ट बोल रहे थे। अच्छा, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, वहां पे मिक्स फार्मिंग वो लोग करते हैं, फिशिंग भी रखी हुई है, श्रिम्प्स भी रखे हैं, क्रैब्स भी रखे हैं, वो करते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, और हर सेक्टर जब आप पढ़ोगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी आती है अपने एंड पे। कोल्ड स्टोरेज नहीं है बोलो श्रिम्प्स को रखने के लिए। हाँ, मतलब शॉर्ट रन में तो यही वाला मेथड बचता है एट दी एंड। वाह वाही तो इसी की होगी जो नेगोशिएशन वाला फेस रहता है। हाँ, चलो लेट्स सी क्या होता है। टैरिफ्स, अभी तो बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिक्स चल रखी है। अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रशिया गए हैं, चाइना गए, अपनी कंट्री में आ रहे हैं, अजीब सा ही सर्कल बन रखा है। लेट्स सी क्या क्या अपडेट्स आती हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, पर अभी इंस्टेंट अपने पास कोई मेजर नहीं है। बार बार हम बोल तो देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अपने पास, फिर से नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है फार्मर्स को सपोर्ट करने की जरूरत, कि फार्मर एंड पे भी हो। बाकी फार्मर एसोसिएशंस भी होती हैं, पंजाब का आपको पता है एसोसिएशंस बनी होती है, फेल होगी।
नहीं हुआ कोई फायदा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन किस एंड पे हो रही है, एक्सपोर्टर कर रहे हैं फार्मर्स की। तो अगर कलेक्टिवली आगे आते हैं कि प्राइसेस हमें सफिशिएंट मिलने चाहिए, अब दिक्कत ही वही आती है ना, बैक एंड पे क्या हो रखी है, ओवर सप्लाई। एक्सपोर्टर्स को पता है कि नहीं बेचेंगे तो इनका लॉस होगा। लास्ट टाइम कर्नाटका में भी एक न्यूज सुनी होगी आपने कि टमाटर सड़कों पे फेंक दिए थे। क्यों फेंके थे, बहुत ही ज्यादा सस्ते उनसे खरीदे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला बेचने ही नहीं है, कोई नहीं खाएगा, ना तो हम बेचेंगे ना तो कोई खाएगा।